हेलो बच्चों। तो आज की इस क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक। तो देखिए डी एंड एफ ब्लॉक अपन पढ़ रहे हैं, तो डी ब्लॉक के अंदर टोटल 40 एलिमेंट है और एफ ब्लॉक के अंदर टोटल 28 एलिमेंट है। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका n-1d, ठीक है, पैल्यूमिनेटेड शेल के अंदर एंट्री मार रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। यदि किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके n-2 एफ ऑर्बिटल में जा रहा है तो आप बोलोगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक की जो एलिमेंट्स उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि इन सभी के अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कई बार कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, तो ये आप समझ लेना। अब ध्यान रखना, जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है इनके अंदर कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होता है इनके ग्राउंड स्टेट में, मतलब इनमें सभी में D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस वजह से इनको ध्यान रखना नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाओ आप डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होता है, तो मैं आपको बता दूँ टोटल 40 एलिमेंट है। तो किस तरीके से होते हैं, देखो ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक होते हैं। ठीक है, जिसमें ट्रांजिशन जो है वो 3 से लेके 11वें ग्रुप तक होते हैं। थर्ड ग्रुप से लेकर के 11वें ग्रुप तक होंगे, जिसमें फोर्थ पीरियड को आप 3D सीरीज बोलते हो। अब 3D क्यों बोला है, क्योंकि n-1d होता है। यदि आपका फोर्थ पीरियड है तो 4 में से 1 माइनस करोगे तो आपको पता लग जाएगा 3D कैसे आया। फिफ्थ पीरियड को आप 4D सीरीज, सिक्स पीरियड को आप 5D सीरीज, सेवन्थ पीरियड को आप 6D सीरीज। इस तरीके से देखो ये एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक इसमें प्रेजेंट होते हैं। पहली जो आपके पास 3D सीरीज होती है इसमें स्कैंडियम से जिंक तक, फिर इटरियम से कैडमियम तक, फिर लैंथेनम से आपके मरकरी तक, फिर एक्टिनियम से आपके Cn तक। तो इस तरीके से आपके पास में टोटल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स 40 मैंने आपको बता दिए, जिसमें ध्यान रखना सिक्स्थ पीरियड में ही आपके लेंथेनॉइड सीरीज और सेवन्थ पीरियड में ही आपके एक्टेनॉइड सीरीज आ जाती है, जो कि थर्ड ग्रुप के अंदर होते हैं सब। ठीक है, फिर उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। तो देखिए इनका कॉन्फ़िगरेशन, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है, तो देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ। स्कैंडियम 21 पे आता है, तो देखो इसके कॉन्फ़िगरेशन में भी 2-1 दिख रहा है। टाइटेनियम 22 पे आता है तो 2-2 दिख रहा है। वेनेडियम 23 पे आता है तो 2-3 दिख रहा है। क्रोमियम एक एक्सेप्शनल केस याद रखना। फिर मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर में बस आपको याद रखना है स्टार बना हुआ है, और ये जिंक आपको ध्यान रखनी है। बस आपको ये याद हो जाए ऊपर वाले तो नीचे वाले ऑटोमेटिक आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, सिक्स सीरीज का आपको याद हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से याद करना है। 3D सीरीज जो है उसके बाद में देखो नीचे की तरफ आपको सिर्फ एक इंक्रीज करना है और 4S में एक इंक्रीज करना है, बस सब में यही सीन हो रहा है, देख लो। बाकी ऊपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो का वही है। इससे आप बहुत फटाफट आप ट्रिक निकाल सकते हो, एक टाइप का ट्रिक ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये जब हो जाए आपके पास में जो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ट्रांजिशन एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो देखो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होते हैं और मेटेलिक क्लस्टर होते हैं। ये हार्ड होते हैं और लो वोलेटाइल होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है ये ऑल मेटल लेटिस स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जितना भी मैं क्लासिफिकेशन आपको ये जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ये पूरा NCERT बेस्ड है। सबके आपको इसके स्ट्रक्चर दे रखे हैं, देखो HCP, CCP, जो आपको याद नहीं करने हैं। ठीक है, ये आपको मैं सीधी सीधी बात बता दूँ। फिर उसके बाद में MPBP पूछता है, तो देखो सीधी सी मैं बात आपको बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको देखने, जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे MPBP उतना ही ज़्यादा आएगा। एक्सेप्शन केस मैंगनीज और टेक्नीशियम जो है इनके MPBP लो होते हैं, बात समझ में आती है। जिंक, कैडमियम, मरकरी के आप खुद देख लो, इनके अंदर पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से क्या होता है इनके अंदर लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जबकि क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन जो होते हैं वो हाईएस्ट MP और BP रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स ऑफ लेटिस एंड कन्वर्ट एटम इनटू गैसेज, मतलब किसी भी लेटिस के आपके ऑल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर। अब एटमाइजेशन एंथैल्पी कहाँ ज़्यादा होती है सर, वही बात सीधा सीधा अनपेयर इलेक्ट्रॉन। बस आप अनपेयर इलेक्ट्रॉन की पूंछ पकड़ लो। अब अनपेयर क्यों ज़्यादा है समझना अनपेयर की वजह से एटमाइजेशन क्यों जाता है, क्योंकि अनपेयर होगा ना तो वो चाहेगा कि मैं कहीं पे इंटरेक्शन करूं, जबकि पेयर कभी नहीं चाहेगा मैं इंटरेक्शन करूं। तो अनपेयर वाला दूसरे से इंटरेक्शन करने भागेगा तो सोचो बॉन्डिंग भी तो स्ट्रांग बनाएगा ना वो, क्योंकि वो एक अकेला आदमी है जबकि ये दुकेला, एक तरीके से ही समझो तो जिसको बॉन्डिंग अच्छी बनानी है वो दूसरे से इंटरेक्शन ज़्यादा करेगा, बॉन्ड स्ट्रांग बनाएगा। इसी वजह से याद रखना इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, इसकी स्ट्रेंथ बॉन्ड की ज़्यादा होगी, ये कोवलेंट प्रॉपर्टीज ज़्यादा दिखाएगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये देखो इसमें सब लिखा हुआ है, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, मोर एंथैल्पी होगी एटमाइजेशन की। ठीक है,
ध्यान रखना। फिर एटॉमिक साइज में, तो एटॉमिक साइज में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाओगे तो होगा क्या कि जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज ग्रेटर देन स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो साइज विल बिकम डिक्रीजेस। देन यू iron to nickel size will constant because z effective is equal to screening effect। कॉपर और जिंक में आप जाओगे तो जिंक का इंक्रीज हो रहा है, z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी थी। फिर साइज के केस में देखो स्कैंडियम से इट्रिबियम और इट्रिबियम के बाद में लेंथेनम तक साइज देखो इंक्रीज हो रहा है। फिर याद रखना 4D सीरीज और 5D सीरीज का साइज अप्रॉक्स क्या होता है, सेम होता है। क्यों सेम होता है समझना, क्योंकि इधर से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन उस साइज को कम करने की कोशिश करता है। आप जानते हो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो एक नया शेल ऐड हो रहा है, तो नया शेल की वजह से साइज इंक्रीज होगा, तो साइज घट भी रहा है और साइज बढ़ भी रहा है, तो ना तो साइज बढ़ पाता है ना साइज घट पाता है। इस वजह से याद रखना 4D सीरीज और 5D सीरीज का जो साइज होता है वो अप्रॉक्स सेम रहता है, ध्यान रखना। क्लियर। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहीं भी आ जाए तो आपको लिख के आना है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट दिक्कत क्या होती है कि रिपल्शन जो है इलेक्ट्रॉनों का कम लग रहा होता है जबकि अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा लग रहा होता है। इस वजह से लेंथेनॉइड सीरीज में साइज डिक्रीज मारता है। फिर उसके बाद में आपको आगे चलना है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो लेफ्ट टू राइट आप जानते हो कि साइज डिक्रीज होता है तो इंक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ पे ये ट्रेंड लगता नहीं है। ये ट्रेंड यहाँ पे इस तरीके से आता है कि जिंक की सबसे ज़्यादा, फिर कॉपर, फिर देखो ये कोबाल्ट की निकल से ज़्यादा होगी, फिर आयरन की Mn से भी ज़्यादा है, Mn की, क्रोमियम की, ये आप ट्रेंड देख सकते हो। तो ये ट्रेंड आप याद रखना। ठीक है, तो ये पूरा ट्रेंड मैंने आपको लिख रखा है। फिर उसके बाद में जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है वो हाईएस्ट रखते हैं क्योंकि उनकी फुल फील्ड है। आप जानते हो फुल फील्ड में इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक, फिर उसके बाद में देखो 3D सीरीज़ में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, फिर 4D सीरीज़ में, फिर 5D सीरीज़ में एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको क्या करना है, NS के तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और N-1D का अनपेयर, जितने आप निकाल सकते हो निकाल दो, बट ध्यान रखना N-1D का अनपेयर, और NS में तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको निकाल दो। जैसे समझना, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। मैंगनीज में होता है 3D5 4s2 का कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो +2 तो ये यहाँ से निकाल सकता है, 5 ये इसके निकाल सकता है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, 7। समझ गए। तो हाईएस्ट वैलेंसी कितनी आने वाली है, 7। यदि ये 2 ही निकल रहे होते सिर्फ तो +2, 2 के साथ इसका 1 निकल जाता, 5 इलेक्ट्रॉन में से 1 निकल जाता तो +3, +4, +5, +6। आगे आप Fe में जाओगे तो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा 3D6। तो 3D6 में आप ये समझो कि 4 तो अनपेयर है और NS के 2 इलेक्ट्रॉन, तो समझना कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 के 6 यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, इसलिए Fe की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +6। अब पूरी पीरियोडिक टेबल में बताऊं तो आप याद रखना ऑस्मियम जो है वो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और एक रुईनियम जो Fe के ही भाई है। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +7 मैंगनीज शो कर रहा है। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखना FeCO5 के अंदर बनती है, 0 होगी इसमें, निकल में भी होती है, या 0 दिखाते हैं जब ये मेटल कार्बोनिल बॉन्ड बनाते हैं तब। ठीक है, तो ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखो आपके सामने लिखा हुआ है D0 D5 D10 कॉन्फ़िगरेशन, जिसके इसमें आओ वो मोर स्टेबल होता है। ठीक, फिर आपको SRP की वैल्यू समझा रखी है। तो देखो जितना ज़्यादा किसी का SRP नेगेटिव है मतलब उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो मैंगनीज D5 के केस में देखो स्टेबल है, निकल हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी है, जिंक का D10 है। तो ऐसा पूछता है कि E0 वैल्यू Mn Ni जिंक आर मोर नेगेटिव, इसका रीज़न क्या है। तो देखो हाई नेगेटिव SRP वैल्यू हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, इस वजह से याद रखना कॉपर का जो SRP वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी है उसकी भी। डन। तो देखो इसमें लिखा है साफ साफ, कॉपर कैन नॉट लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड्स, लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में चली जाती है। फिर उसके बाद में M+3 से +2 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझना। स्कैंडियम +2 से स्कैंडियम जब +3 जा रहा है तो वो स्टेबल फेज में जा रहा है, तो हाई नेगेटिव होगा, मतलब SRP का वैल्यू कम आएगा, क्योंकि SRP कम होना मतलब स्टेबिलिटी की ओर लेके जाना है। जिंक +2 से जिंक +3 पॉजिटिव होगा, मतलब SRP आपका ज़्यादा हो रहा है, इट मीन स्टेबिलिटी कम हो रही है। समझ गए, स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है SRP के, ये ध्यान रखना।
जितना स्टेबिलिटी कम में जा रहा है SRP पॉजिटिव होने को जा रहा होगा। जैसे +2 से +3 तो Mn+2 में स्टेबल है क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसका SRP देखो पॉजिटिव आ रहा है। तो Mn+2 कभी नहीं चाहेगा मैं किस में कन्वर्ट हो जाऊँ, Mn+3 में। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आई। हायर स्टेट्स एंड हैलाइड्स, तो देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अपने ऑक्साइड और फ्लोराइड के फॉर्म में ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी एक तो बहुत ज़्यादा है ऑक्साइड्स और फ्लोराइड की, और एक साइज बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से उनके लेटिस की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। तो देखो Copper+2 इज मोर स्टेबल देन Copper+1, वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज्ड, बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद में इनके कुछ ऑक्सो एसिड्स हैं, तो ध्यान रखना। देखो वैसे ऑक्साइड्स के केस में याद रखना जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक, और उतना ही कम बेसिक होगा। और बीच की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए ना तो वो एम्फोटेरिक नेचर शो करने लग जाता है। जैसे मैंगनीज +7 में एसिडिक है, +2 में बेसिक है, बट +4 या +3 या +5 ऐसे कोई बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट होना तो वो ध्यान रखना एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। बात समझ में आ गई। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझना आप किस तरीके से। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये है कि ये जो एलिमेंट्स है क्या मैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाते हैं। तो देखो किसी के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो वो मैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाएगा, जिसके पास पेयर इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं दिखाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाते हैं तो डी से याद रखना दूर जाने वाले रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड, पी से पास जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैग्नेटिक फील्ड के पास वही जाएंगे जिनके पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन, दूर वो जाएंगे जिनके पास में पेयर इलेक्ट्रॉन। फेरोमैग्नेटिक Fe देखो गौर से सुनो, Fe आप जानते हो परमानेंट मैग्नेट होता है, तो इसमें तो कुछ शक वाली बात ही नहीं है। इसमें एक मैग्नेटिक मूवमेंट का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछता है, μ = Nn+2 से आपको n निकालना है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखने हैं और आपको आंसर निकाल देना है। जैसे मैंगनीज वो बोले +2, तो मैंगनीज +2 में 5 अनपेयर है, तो 5 + 2 कर लेना, तो 5.92 बोर मैग्नेटॉन इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक ये ध्यान रखना ये सारे के सारे कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं क्योंकि डी ट्रांजिशन होता है इनके अंदर। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो फिर वहाँ पे चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर शो होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको कंपाउंड बताता हूँ, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐसे कंपाउंड है। फिर कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, इट हैज़ मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट सो शोज कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में याद रखना वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, हैबर प्रोसेस में याद रखना आयरन लेते हैं, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन में निकल काम में ले रहे होते हैं। तो ये Fe+3 देखो ये Fe+2 में चेंज कर देता है, यहाँ भी कोई कैटालिस्ट यूज हुआ है। Fe+2 H2O8 से Fe+3 और SO4 में चेंज हुआ है। तो ये रिएक्शनें आपको भी ध्यान रखनी है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, तो जब इनका लेटिस होता है ना तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर खाली रह जाती है, उस जगह पे नॉन मेटल ऐड कर देते हैं स्मॉल साइज की, तो उसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। इससे क्या होता है सर, इसका क्या एम है, तो एम सुनना आप इसका, हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई केमिकल इनर्ट हो जाता है, हैव मेटेलिक कंडक्टिविटी। क्लियर। फिर उसमें एलॉय फॉर्मेशन, तो ध्यान रखना ब्रास जो होता है वो आपके कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, जबकि ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। बेल मेटल जो होती है कॉपर और जिंक से बनती है, गन ध्यान रखना कॉपर जिंक और टिन से। ब्रास इंपॉर्टेंट है, ब्रास ब्रॉन्ज याद रखना, ठीक। अच्छा, ये आपको बात समझ में आई। तो ये मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का भी ऊपर ही क्लियर कर दिया था, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। फिर उसके बाद में पोटेशियम डाइक्रोमेट किस तरीके से सर काम करेगा, कैसे बनाते हैं, तो देखो क्रोमाइट और लेना, उसको धो डालो O2 के साथ, तो FeCr2O4 Na2CO3 O2 के साथ लोगे तो सोडियम क्रोमेट बनता है, ठीक। फिर सोडियम क्रोमेट को आप H2SO4 के साथ डालोगे तो Na2Cr2O7 बनेगा। फिर उसको आप Na2Cr2O7 को KCl के साथ मिलाओगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। ये रिएक्शन आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगी क्योंकि यहाँ रटना पड़ेगा। इनके स्ट्रक्चर आपसे इंपॉर्टेंट पूछता है, ध्यान रखना, क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन, ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ। क्रोमेट आयन के केस में याद रखना, ये मैंने ट्रिक्स लिख रखी है, इसमें देखते चलना। CrO4 2- जो है वो एसिडिक मीडियम में Cr2O7 में चेंज हो जाता है, जो ऑरेंज कलर का होता है। फिर यदि आप इसको बेसिक मीडियम में डालो तो ये येलो कलर का हो जाता है। तो B से बेसिक बैकवर्ड चलेगा, A से एसिडिक आगे चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन इनका किस तरीके से, तो देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या कुछ भी हो, यदि आप I- ले रहे हो, देखो रिएक्शन तो सेम चल रही है, ये कंटिन्यू इधर भी और इधर भी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि I- तो चलेगा I2 में, H2S हो जाएगा ऑक्सीडाइज S में, Sn+2 हो जाएगा S+4 में, Fe+2 +3 में, इस तरीके से याद रखना है और ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है। डन। फिर क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट याद रखना, रेड वेपर्स निकलते हैं, मेटल के क्लोराइड का ये टेस्ट है, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको कराते हैं, ठीक है। फिर पोटेशियम परमैंगनेट पे आ जाओ आप,
पोटेशियम परमैंगनेट आपको कैसे बनाना है, MnO2 को KOH के साथ लेना है, O2 के साथ K2MnO4 बनाना है, ठीक है। फिर MnO4 2- को आप एसिडिक मीडियम में डालोगे तो MnO4- बनेगा पर्पल कलर का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर स्ट्रक्चर, तो परमैंगनेट और मैंगनेट का स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कई बार निकलवा लेता है तो +7 आएगा, ठीक है। सॉरी, इसमें नहीं, इसमें बात समझ में आ गई, जबकि इसमें तो इसका +6 आएगा क्योंकि -2 -2, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हो। फिर प्रॉपर्टीज़ की MnO4 की तो ध्यान रखना, इसको डीकम्पोज करने पे K2MnO4, MnO2 और O2 निकलता है। पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, तो देखो क्या होता है, ऑक्सलेट, ये रिएक्शन है आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। ऑक्सलेट जो है वो CO2 निकालता है, ध्यान रखना है, क्योंकि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Fe+2 Fe+3 निकालता है। नाइट्रेट जो है वो NO3- देता है, आयोडाइड -I2 दे देता है, सल्फर 2- सल्फर 0 दे देता है, और SO3 SO4 दे देता है, तो इनका ऑक्सीडेशन करवा देता है, ठीक। एक आपके पास में न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शंस है, तो न्यूट्रल मीडियम में याद रखना, देखो मैं बता रहा हूँ आपको 2, 4 और 6 ऐसे। Mn जो है वो +7 से याद रखना, एसिडिक मीडियम में तो 2 में जाएगा, बेसिक में 4 में जाएगा, और न्यूट्रल मीडियम होगा तो 6 में जाएगा। क्लियर है, तो आप ये रिएक्शन सारे देख लेना, ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है। अब आ जाओ F ब्लॉक एलिमेंट पे, तो F ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट है, आपको पता है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन N-2F एंटी पेल्यूमिनेटेड शेल के अंदर पड़ता है, जिसमें रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं इनको। एक्टेनॉइड सीरीज को 4F सीरीज और एक्टेनॉइड लेंथेनॉइड सीरीज को 5F सीरीज कहते हैं। इनका कॉन्फ़िगरेशन आप देख लेना। कॉन्फ़िगरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बता दो, 58 नंबर का, 64 नंबर का और 96 का आप देख लेना, क्योंकि उसमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन का लफड़ा है। फिर एटॉमिक और आयनिक साइज में आप चलना, तो फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेशियम, डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता दिया था। फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेशियम एटॉमिक नंबर बढ़ता है, आपको खुद को पता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन आर एडेड ऑन 4f ऑर्बिटल, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है, सो रेडियस क्या होती है, विल डिक्रीज हो जाती है। तो ये आपको साइज घटने का तरीका बता दिया। फिर एटॉमिक रेडियस ऑफ 4D एंड 5D सीरीज आर सेम ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये मैं आपको पहले भी अभी ऊपर की तरफ बताया था। अब कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, जनरली ये ध्यान रखना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट +2 एंड +4 ऑल्सो एग्जिस्ट ड्यू टू 4f0 4f7 4f14, ठीक है। ध्यान रखना सीरियम +4 जो है 4f0 कॉन्फ़िगरेशन के कारण ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Tb+4 +7 Eu+2 से 4f7 के कारण Yb+2 रिड्यूसिंग एजेंट है। सेमेरियम ध्यान रखना +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप जानते हो, वो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, ये हार्डनेस इनकी ज़्यादा होती है, सेमेरियम अनएक्सपेक्शनल हार्डनेस रखता है स्टील के जैसी। फिर मेल्टिंग पॉइंट 1000 से 1200 केल्विन, सेमेरियम एक्सेप्शन है। फिर कंडक्टिविटी मेटल है तो गुड कंडक्टिविटी होगी, आप खुद जानते हो। कलर्ड आयन होते हैं क्योंकि FF ट्रांजिशन बनाते हैं, देखो जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर दिखाएगा ही दिखाएगा। केमिकल रिएक्शन आप खुद देख लो, क्योंकि इन सब की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ये एक्टेनॉइड है, एक्टेनॉइड का आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो आराम से। ध्यान रखना एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की तुलना में मोर इफेक्टिव होता है बस, और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती है। लेंथेनॉइड सीरीज में याद रखना प्रोमीथियम एक रेडियो एक्टिव है, एक्टेनॉइड सीरीज में मैक्सिमम रेडियो एक्टिव है, बस इतनी बात याद रखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका पूरा ये 1 शॉट मैंने क्लियर करा दिया है। अभी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।